हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं शरद यादव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग कवर कर रहे थे अक्टूबर 2023 की मंथली मैगजीन विजन आईएएस की, जो कि स्पेशली आप लोगों के लिए स्टडी कराई जा रही है यूपीएससी 2024 को ध्यान में रख के, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर हिंदी मीडियम में बहुत बेहतर तरीके से विजन आईएएस की मंथली मैगजीन आप लोग नहीं मिल पा रही थी। इसलिए ग्लैंस एकेडमी के द्वारा मैंने इनिशिएट लिया और लगातार पिछले 5 महीने में लगातार आप लोगों के कमेंट, पॉजिटिव सपोर्ट्स और बहुत सारे प्यार के साथ ये सीरीज कंटिन्यू चल रही है अभी भी, और आगे भी ये चलती रहेगी। और फिर पीटी 365 जब आएगी तब जो है कि हम उसे शुरू करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग मंथली कवर कर रहे हैं और अभी बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर नवंबर की शुरू करिए, दिसंबर की। तो मेरे भाई, नवंबर की अभी मैगजीन आई ही नहीं है, और आई भी है तो वो केवल इंग्लिश मीडियम की है। हिंदी मीडियम की अभी हो सकता है जनवरी के फर्स्ट वीक तक आएगी, तब तक हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम लोगों ने पॉलिटी कवर किया, इंटरनेशनल रिलेशन कवर किया, इकोनॉमिक्स कवर किया, और आज हमारा सिक्योरिटी का लेक्चर रहेगा जो एक ही लेक्चर में हम लोग कवर कर लेंगे। और अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है उस पर पीडीएफ मिल जाती है। सभी पीडीएफ वहां पर मिलती रहती है आपको मैगजीन की। और साथ ही साथ आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्लास सुनने के बाद, क्लास देखने के बाद आपको दोबारा कोई चैनल फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्पेशली विजन आईएएस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है अलगाववाद। दोस्तों, अलगाववाद सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। चाहे वो भारतीय सुरक्षा हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा हो, या किसी भी देश के अंतर्गत अलगाव की बात क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके घर के एग्जाम्पल से शुरू करता हूँ। जब आपके घर में 2-3 भाई बहन होते हैं, 4-5 भाई बहन होते हैं, तो धीरे धीरे जब हमारे माता पिता का प्रभुत्व खत्म होता रहता है, यानी वो जब बुजुर्ग हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये हमारे हिंदू ट्रेडिशन में या कहें भारत के ट्रेडिशन में कि बंटवारा हो जाता है। 2-3 भाइयों के बीच में जमीन का बंटवारा, घर का बंटवारा, ये अलगाववाद है। और ये एक दिन में नहीं होता है। इसकी परिस्थितियां पिछले कई सालों से तैयार हो रही होती हैं। किसी भाई के पैसे की खुशी नहीं होती, किसी को किसी खुशी नहीं होती है, तो ऐसे परिवार टूटता है और अलगाव की समस्या बढ़ जाती है। और एक दिन आता है, कोई एक भाई या भाभी गुस्सा होकर कहती है मुझे अलगाव चाहिए, बंटवारा चाहिए। उसी तरीके से किसी देश में अगर कोई अलगाववाद की समस्या पैदा हो रही है तो एक रात में पैदा नहीं हो रही है, उसके पीछे भी कई सालों की मतलब कि प्रॉब्लम्स होती है। वो सारी चीजें एक कड़ी के रूप में जुड़ती चली जाती है और ज्वालामुखी के तौर पे एकदम से फटती है। फिर चाहे वो बोडोलैंड की बात कर लीजिए। आज बोडोलैंड का मुद्दा पिछले 1 साल का नहीं है, कई सालों का है, क्योंकि वहां के जो बोडो जनजाति हैं वो अपने लिए एक अलग राज्य की मांग कर रही हैं। खालिस्तानियों की बात देखिए तो पंजाब में खालिस्तानी एक अलग मांग कर रहे हैं, जो कि अवैध है एक तरीके से। जम्मू कश्मीर, हैदराबाद रियासत, जब भारत आजाद हुआ था तब वो लोग भी अलग रहने की बात कर रहे थे कि हमें अलगाववाद चाहिए। तो इस तरीके की छोटी छोटी जो है कि अलगाववाद की भूमिका होती रहती है। तो नक्सलवाद को देखिए, ये भी अलगाववाद को लेकर है। तो ये एक दिन में पैदा नहीं होती समस्या, लेकिन ये समस्या का अगर समाधान न किया जाए तो ऐसे भारत के अखंड टुकड़े हो जाएंगे, कई सारे टुकड़े हो जाएंगे, और ऐसे भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता प्रभावित होगी। तो ऐसे में हमें भारत को जोड़ कर रखना है। भारत की समस्याओं पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। उनकी ऐसे कौन कौन सी चुनौतियां हैं जिसकी वजह से अलगाववाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इसी सारी पृष्ठभूमि में हम आज के टॉपिक को कवर करेंगे। उम्मीद करता हूं टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा कि हम अलगाववाद क्यों पढ़ रहे हैं और किन पृष्ठभूमियों में हम इन चीजों को कवर करेंगे। तो अब यहाँ पर हम टॉपिक को देखते हैं। तो सबसे पहले भारत के विदेश मंत्री ने अलगाववाद और संगठित अपराध के बीच बढ़ती सांठगांठ पर नजर बनाए रखने का सुझाव दिया है। पहला प्रश्न आपके लिए मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ कमेंट बॉक्स में कि आपको बताना वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है। बहुत ही फॉरेन मिनिस्टर जो हमारे वर्तमान में काफी जानकार है विदेश मामले के, और इस बार जो मंत्रिमंडल का गठन किया गया है, मैं मानता हूं कि विदेश मंत्रालय के स्तर पर बहुत बेहतर है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हालांकि रोज ही आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे। दूसरा, अलगाववाद और संगठित अपराध। यहाँ पे 2 टर्म्स आ रही है दोस्तों। अलगाववाद तो एक बहुत बड़ी व्यवस्था है, बहुत बड़ी समस्या है, इसको अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन संगठित अपराध का मतलब होता है जैसे मान लीजिए ड्रग्स, मानव तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी, नशीली दवाओं का सेवन करना, या नकली दवाइयां बनाना, नकली सामान होते हैं, सेवाएं होती है, गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई करना। तो ये सभी चीजें जो है कि संगठित अपराध में आती हैं। असल में क्राइम तो है ही, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में किया जाता है, इसलिए इसको संगठित अपराध कहते हैं। ठीक, और इसको जोड़ा जा रहा है अलगाववाद से, क्योंकि इन सभी चीजों की वजह से अलगाववाद के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है, लोगों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है। तो इन दोनों में जो सांठगांठ हो रही है ना, इस पे नजर रखने के लिए कहा गया विदेश मंत्री के द्वारा, विदेश मंत्रालय नहीं, विदेश मंत्री के द्वारा कहा गया
कि इस पर फोकस रखिए, नहीं तो आने वाले समय में ये जो संगठित अपराध है ये अलगाववाद को और बढ़ावा देंगे और भारत की चुनौतियां और बढ़ती जाएंगी। तो अलगाववाद क्या है, पहले हम इसको समझते हैं। जैसे कि सरल शब्दों में कहें तो एक स्वतंत्र राष्ट्र की मांग करना अलगाववाद है। जैसे पाकिस्तान, भारत जब आजाद नहीं हुआ था, स्वतंत्रता आंदोलन था, तो उस समय मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा और भी लोगों के द्वारा एक अलग राष्ट्र की मांग की जा रही थी पाकिस्तान की। और जब पाकिस्तान अलग हुआ तो उसमें जो पूर्वी पाकिस्तान था, जो आज का बांग्लादेश है, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के समय 1965 के बाद से ही मुजीबुर रहमान के द्वारा, जिनकी बेटी शेख हसीना है, ठीक है, शेख हसीना और मुजीबुर रहमान दोनों ही भारत के प्रति एक अच्छा प्रेम व्यवहार रखते थे। और इसी वजह से इंदिरा गांधी के सहयोग से 1971 में बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र की निर्माण होती है। देखा जाए तो बांग्लादेश ने भी एक अलगाववाद की भूमिका निभाई थी पाकिस्तान के अंदर रहते हुए। उसे पाकिस्तान के साथ रहना मंजूर नहीं था, इसलिए उसने भी अलगाववाद की समस्या के द्वारा अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र कर लिया। तो यहाँ पे बीड़ी का मतलब हो गया अलगाववाद। ये बीड़ी पीने वाली बीड़ी नहीं है। वहीं कश्मीर की बात करें, हैदराबाद की बात करें, तो जब भारत आजाद हुआ था 1947 में सरदार पटेल जी के द्वारा महत्वपूर्ण सहयोग के माध्यम से हैदराबाद और कश्मीर जैसी रियासतों को भारत में विलय कराया गया। अदरवाइज ये भी तो एक अलग राष्ट्र की मांग कर रहे थे। वहीं खालिस्तानियों की बात देख सकते हो, पंजाब में खालिस्तान के समर्थक को मार देने की वजह से जो आपके कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया जिससे भारत के साथ उनके संबंध विच्छेद होने लगे, कड़वे हो गए। हालांकि मैंने इसको पिछले मंथ की मैगजीन में बहुत डिटेल से बता रखा है। और हमास हमास भी इजराइल में अगर अटैक कर रहा है तो वो भी हमास क्या करता है कि गाजा पट्टी वाला, यरूशलेम वाला जो पार्ट है, वेस्ट बैंक वाला पार्ट, उसको लेके एक अलग राष्ट्र की मांग कर रहा है कि हम एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र बन जाए फिलिस्तीन के रूप में जो है कि। तो ये भी इजराइल में एक संकट है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे अलगाववाद को। हालांकि भारत में अंदर देखोगे आप तो जो छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, नक्सली बेल्ट हो गया, नक्सलवाद, या बोडोलैंड वगैरह हो गए, तो ये सब भी अलगाववाद के ही पॉइंट हैं। तो अलग अलग राज्यों में कई क्षेत्रों या समूहों के बीच राष्ट्र के साथ संबंधों को फिर से तय करने की मांग की जाती है। इनका कहना होता है कि हम अगर अलगाववाद कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ जो राष्ट्र का संबंध है वो दोबारा तय होने चाहिए। और मैं कहता हूं कि क्यों होना चाहिए भाई, क्योंकि जब आप एक राष्ट्र के अंदर रह रहे हो तो आपका संबंध समाज से होना चाहिए, प्रशासन से होना चाहिए, राज्य से होना चाहिए। एक राष्ट्र के स्तर पे आप अगर दोबारा संबंध तय करने की बात कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप अपने आप को एक राष्ट्र मान रहे हो और भारत एक अलग राष्ट्र है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो भारत की जो अखंडता है वो टूट जाएगी और ऐसे हर दूसरे दिन कोई ना कोई राज्य उठेगा और उसकी बात सुननी पड़ जाएगी। तो इसलिए भारत को सशक्त रूप से मजबूत रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कुछ अन्य तरीकों को देखेंगे जिसकी वजह से अलगाववाद को बढ़ावा मिलता जा रहा है। तो जैसे पहला पॉइंट आता है आपका उग्रवाद। अब बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि अलगाववाद और उग्रवाद को एक समझ लेते हैं। जैसे होता है ना क्षेत्रवाद, अलगाववाद, उग्रवाद, नक्सलवाद। देखिए, अगर ये अलग अलग टर्म्स यूज की जा रही है, जिसको हम लोग क्षेत्रवाद को रीजनलिज्म कह देते हैं, उग्रवाद को एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, अलगाववाद को सेपरेटिज्म कहते हैं, नक्सलवाद को माओवाद, नक्सलिज्म कहते हैं। तो जब शब्द अलग अलग हैं तो अर्थ भी अलग होंगे, ऐसा नहीं है। उग्रवाद एक पद्धति होती है दोस्तों। उग्रवाद एक तरीके से माध्यम होता है जिससे अलगाववाद को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे भारत की आजादी के लिए आपने 4 प्रकार की पद्धति देखी। उदारवाद देखा कांग्रेसियों का, उग्रवाद देखा कांग्रेसियों का, भगत सिंह की टीम का क्रांतिकारी विचार देखा, गांधी का जो है कि असहयोग विचार देखा। तो ये अलग अलग एक पद्धति थी। अंतिम लक्ष्य क्या था सबका? भारत को आजाद कराना। सेम उसी तरीके से उग्रवादी एक पद्धति हो सकती है, न कि अलगाववाद के समान होगी, बल्कि अलगाववाद के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उग्रवादी एक पद्धति हो सकती है। इसी तरीके से अलग अलग पद्धतियां होती हैं, जैसे आंदोलन चला लेना, स्वायत्तता की मांग करना। तो ये पद्धति होती है, मेथड होती है, जिसकी वजह से अलगाववाद के लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। अब उग्रवाद में क्या होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे घर में कोई बच्चा होता है और वो बहुत उदंडता करता है, बहुत उग्रता दिखाता है, अपनी बात को मनवाने के लिए बर्तन तोड़ देता है, शीशे फेंक देता है, घर से बाहर चला जाता है, तो घर वाले परेशान होते हैं कि चलो भाई उसकी बात को मान लिया जाए। तो ये उग्रवादिता का लक्षण होता है। तो सेम उसी तरीके से कुछ लोग उग्रवादी व्यवहार को अपनाते हैं, हिंसा करते हैं, मार काट करते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, प्रशासन को डराते हैं, जिससे अलगाववाद के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। तो अलगाववाद क्या हो गया? दैट इज एक टारगेट है, ये एक हमारा गोल है, लक्ष्य है, और इसको प्राप्त करने के लिए जो जो मेथड प्रयोग किए जाते हैं उसको हम समझ रहे हैं। तो यहां पर आप देखोगे प्रशासन या सरकारी प्राधिकरण के खिलाफ किया गया संगठित और सशस्त्र विद्रोह। देखिए, सैनिक के मतलब संगठित रूप से और हथियारों के द्वारा विद्रोह जो किया जाता है, तो ये विद्रोह है। इट मीन्स की एक मेथड है, पद्धति है, जिससे हम
अलगाववाद की प्राप्ति कर सके, वहीं समाज के एक वर्ग से प्रत्यक्षता या नैतिक समर्थन प्राप्त कर लिया जाता है और अपनी गतिविधियों को सही ठहराने की कोशिश की जाती है। अब नैतिक समर्थन क्यों? आप नक्सली क्षेत्रों में जाएंगे, बोडोलैंड के क्षेत्र में जाएंगे, खालिस्तान के क्षेत्र में जाएंगे, तो वहां के जो पंजाबी हैं या बोडोलैंड की जो जनजातियां हैं या नक्सली जो लोग हैं, वो लोग हमेशा कहेंगे कि भाई सरकार हमें पानी नहीं देती, सरकार हमारे बच्चों के लिए रोजगार नहीं कर रही है, सरकार हमसे जो है कि बात नहीं करती है, सरकार हमारे लिए कुछ अलग व्यवस्था नहीं कर रही है। तो एक समाज का एक तबका होता है जिसका उन्हें समर्थन प्राप्त होता है। धीरे धीरे वो अपनी एक आर्मी तैयार कर रहे होते हैं, धीरे धीरे वो अपना एक ग्रुप तैयार कर रहे होते हैं जो सरकार से सीधे लड़ता है। ठीक है। और भारत में वैचारिक विद्रोह और माओवाद एवं नक्सलवाद, तो इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट में आप देखोगे वैचारिक विद्रोह, माओवाद, नक्सलवाद। माओवाद में हालांकि चाइना का भी इंटरफेयर होता है, क्योंकि चाइना भी भारत में आए दिन मौका पाते ही माओवाद को बढ़ावा देता है, क्योंकि भारत की पद्धति अपने आप में कैसी माओवाद की है, जहां पे सरकार तो बहुत सशक्त है लेकिन वहां लोगों को बोलने की आजादी नहीं होती है। और जस्ट इसके अपोजिट करता है भारत में चाइना का माओवाद, कि लोगों को बोलने दो, सरकार को कुछ मत करने दो, जस्ट अपोजिट। तो ये एक दोयम दर्जे की नीति है। हालांकि कुछ लोग इसमें मोबिलाइज हो जाते हैं, पैसा मिल जाता है उन्हें चाइना से, तो चाइना के अकॉर्डिंग काम करने लगते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने आएंगे। और एक मूवी मैं आपको कहूंगा, न्यूटन मूवी देख लेना दोस्तों, जिसमें राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी हैं। काफी अच्छी मूवी है। राजकुमार राव एक इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, चुनाव वगैरह कराने जाते हैं, लेकिन वो जनजाति और नक्सलियों के बीच की थीम दिखाते हैं कि वो कैसा सोचते हैं प्रशासन के प्रति। बहुत अच्छी मूवी, आप देखिएगा इसको। साथ ही साथ अब इसके लिए और क्या किया जा सकता है, तो अलग राज्य की मांग के लिए भी आंदोलन होता है, इट मीन्स के अलगाव के लिए। तो जैसे 3 पॉइंट आते हैं। एक होता है अलग राज्य के लिए आंदोलन करना, जैसे एक या अधिक राज्यों से कुछ क्षेत्र को मिला के, अब जैसे आसाम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मध्य मेघालय, इन सबसे छोटा छोटा हिस्सा लेकर एक अलग बोडोलैंड राज्य की मांग की जा रही है कि हमारे लिए एक अलग राज्य बना दिया जाए, बोडोलैंड, जिसमें केवल और केवल बोडो जनजातियां रहेंगी। वहीं स्वायत्तता के लिए आंदोलन, तो एक क्षेत्र या एक से अधिक क्षेत्रों में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक मामलों में हमें स्वायत्तता मिलनी चाहिए, मतलब हम प्रशासन चला सकें। भाई आर्थिक रूप से नीति हम बनाएंगे, सामाजिक रूप से नीति हम बनाएंगे, सांस्कृतिक और राजनीतिक मामलों में हम ही नीति बनाएंगे। क्लियर है? अब जैसे यहाँ पे बोडोलैंड हो गया, कार्बी, दिमास, असम राज्य के भीतर स्वायत्ता। तो यहाँ पे जो नीति की बात हो रही है, तो अगर देखा जाए तो आपने पढ़ा होगा 6 शेड्यूल में एक एडीसी की बात की जाती है, यानी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, स्वायत्त जिला परिषद की स्थापना की गई। हालांकि वो संवैधानिक प्रावधान से होती है, 6ठी अनुसूची में जो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इन 4 राज्यों में होती है। तो इसी तरीके से वो चाहते हैं कि सभी राज्यों में मिल जाए, ये भी एक प्रॉब्लम है। वहीं अलगाववादी आंदोलन की बात करें तो आप देखोगे कि अलगाववादी एक क्षेत्र के लोग अपने देश से अलग होकर एक संप्रभु देश की मांग करते हैं, जैसे ग्रेटर नागालिगम की मांग। अब ये सांस्कृतिक कारणों से मांग करते हैं कि हमें एक अलग देश बना दीजिए, स्वतंत्र देश बना दीजिए, हमें भारत से अलग कर दीजिए। खालिस्तानी भी एक अलग देश की मांग कर रहे हैं, ठीक है, खालिस्तानी भी एक अलग देश की मांग कर रहे हैं। लेकिन माओवादी, नक्सलवाद एक अलग देश की मांग नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि अपने विचारों का समर्थन प्राप्त करने के लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहे होते हैं। तो दोनों में थोड़ा थोड़ा बेसिक डिफरेंस है। तो अब बताइए, ऐसे कल को पश्चिमी यूपी खड़ा हो जाए, पूर्वी यूपी खड़ा हो जाए कि हमें एक अलग देश बना दीजिए, तो भारत के अंदर ही 50 देश हो जाएंगे, तो क्या फायदा होगा इससे? तो ये चीजें हैं। तो इन्हीं सब चीजों के पीछे अब हम देखते हैं कि आखिर अलगाववाद की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ क्यों रही है। हमें पहले उसके कारण पे तो पता होना चाहिए, तभी तो हम उसका समाधान करेंगे। तो भाई सबसे बड़ा कारण होता है आर्थिक विकास में क्षेत्रीय असंतुलन। जैसे जब तक उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड जुड़ा हुआ था, तो उत्तर प्रदेश की सरकारों ने, चाहे वो आपकी पिछली सरकार में कोई भी रहा हो, ठीक है, सन 2000 में बंटवारा हुआ, उत्तराखंड अलग हुआ, लेकिन उससे पहले जो भी सरकार थी वो उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों पे ज्यादा फोकस करती थी, पहाड़ी क्षेत्रों पे कम फोकस करती थी, जिसकी वजह से उत्तराखंड में जंगल ही ज्यादा थे, डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं था। तो लोगों ने डिमांड किया कि भाई हमारे यहाँ आर्थिक विकास नहीं हो रहा है, हमें एक अलग राज्य बना दीजिए। तो जब उत्तराखंड को अलग राज्य बनाया गया, तो आज देखिए उत्तराखंड सबसे बेस्ट और सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन प्लेस हो गया लोगों के घूमने के लिए। अच्छी सड़कों का विकास हो गया, अच्छे झीलों तालाबों का विकास हुआ, टूरिस्ट का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, राजधानी बनी, अच्छे प्रशासन चले, अच्छे स्कूल चले, बहुत सारी चीजें देखने को मिली। तो कैसे एक डेवलपमेंट हुआ यहाँ पे, जब आर्थिक विकास असंतुलित था। सेम उसी तरह झारखंड को जब अलग किया गया जनजातीय क्षेत्रों को बिहार से, तो बिहार का विकास होने के साथ साथ झारखंड का विकास हुआ। एमपी से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ। तो ऐसे डेवलपमेंट हुआ। हालांकि ये जो विकास के नाम पे हमने राज्य नए नए बनाए, तो ये शांतिपूर्ण तरीके से हुए और इनका जरूरी भी था
कि इनका कहीं ना कहीं आर्थिक विकास जो पिछड़ रहा है उसको बनाया जाए। नई सरकार बनेगी, नई प्रशासन होगा, नई राजधानी होगी, नए ब्यूरोक्रेट्स होंगे, तो डेवलपमेंट अच्छा होगा। और आज हमारे सामने वो सभी के सभी एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हैं। झारखंड में सारी की सारी इंडस्ट्रीज हैं, छत्तीसगढ़ में सारे जो है कि कोयला खनन, लौह खनन, सारे खनिज हैं, तेलंगाना में सारे के सारे आंध्र प्रदेश से बढ़िया इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, उत्तराखंड आपका बेहतर हो गया है काफी स्तर पे। तो आप ये एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो। लेकिन अलगाववादों की भी यही समस्या है, लेकिन वो एक राज्य न मांग के एक स्वतंत्र राष्ट्र की मांग करते हैं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि स्पेशली आप देखो कि स्वतंत्रता के बाद से नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में विकास के दृष्टि की उपेक्षा की गई है। हमारे पास केवल चिकन नेक गलियारा है दोस्तों, जिसके माध्यम से हम पूरे भारत को, पूरे नॉर्थ ईस्ट को जोड़ते हैं। अगर जिसको चिकन नेक गलियारा नहीं पता है तो मैं अभी आपको मैप में दिखा देता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये रहा आपका भारत का नक्शा। और यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, और यहाँ पे सिक्किम है। ठीक है, तो अब जरा मुझे बताइए कि ये जो भारत का ये नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, ये किससे कनेक्ट हो रहा है? क्योंकि ये जो एरिया दिख रहा है आपको व्हाइट वाला, ये तो है भाई भूटान। ठीक है, ये भूटान हो गया, ये बांग्लादेश हो गया। तो चिकन नेक जो गलियारा है वो केवल और केवल यही तो है, ये वाला एरिया। ठीक है, यही चिकन नेक गलियारा होता है। ऐसा कहा जाता है कि चिकन के नेक यानी गर्दन की तरह दिखता है, क्योंकि ये जो है कि चिकन का आगे का फेस बना लिया जाता है और ये यहाँ पे चिकन का गर्दन हो गया। तो इतना सही तो कनेक्टिविटी। अगर ये बांग्लादेश के उग्रवादी और नेपाल के उग्रवादी आपस में एकजुट हो गए तो कहीं ना कहीं इस कनेक्टिविटी को तोड़ देंगे। तो एक तो सबसे बड़ा ये भी दिक्कत है कि भाई भारत के द्वारा कोई कनेक्टिविटी तैयार की भी नहीं जा रही है। अगर की जा रही है तो बहुत धीमी प्रगति होती है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो भारत है, जहां की राजधानी वगैरह सब चीजों का कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट से बहुत कम है। इस वजह से भी नॉर्थ ईस्ट में लगातार जो है कि प्रशासन इंटरफेयर नहीं कर पा रहा ढंग से और वहां की मांगों को पूरा नहीं कर पा रहा है। तो इन वजह से भी जो है कि वहां के विकास की उपेक्षा की गई। सांस्कृतिक पहचान को लेके तो नागालिंगम की जो बात है वो सांस्कृतिक और सामाजिक प्रथाओं के संरक्षण का तर्क दिया जा रहा है। इस वजह से वो कह रहे हैं कि भाई हम एक अलग राष्ट्र की मांग करना चाह रहे हैं। वहीं अगर आप देखोगे ऐतिहासिक कारण में, तो ऐतिहासिक कारण भी है। जैसे मिजोरम में शुरू हुए अलगाववादी आंदोलन में कुछ मिजो लोगों का मानना था कि जब ब्रिटिश ने भारत पर कब्जा किया था तब मिजो लोग जो है कि ब्रिटिश भारत के हिस्सा नहीं थे। तो जब ब्रिटिश ने भारत को आजाद किया तो भारत आजाद हुआ ना, मिजोरम थोड़े आजाद हुआ। मिजोरम तो पहले से आजाद था, उसका भारतीय संघ से कोई संबंध ही नहीं था। ये ऐतिहासिक फेज बता रहे हैं, जबकि हमने मिजोरम को अपने अंडर में कर रखा है। क्योंकि वो बता रहे हैं कि म्यांमार एक अलग राष्ट्र था और भारत एक अलग राष्ट्र था और मिजोरम अलग था। अब कितनी बेवकूफी वाली बात है भाई, मिजोरम के बगल में म्यांमार है और आपको पता है 1935 के अधिनियम के द्वारा म्यांमार को भारत से अलग किया गया बर्मा के नाम से। तो म्यांमार अलग हो गया, इधर भारत अलग था, तो बीच में मिजोरम कहां से बच जाएगा? यानी वो भी भारत का हिस्सा था, लेकिन वो लोग गलत थियरी दे रहे होते हैं। वहीं देश के प्रति विश्वास की कमी, ऐसा कई बार होता है देश या राज्य जब उनके जीवन और संपत्ति की रक्षा नहीं कर पाता है तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हमारा अपने देश और प्रशासन से विश्वास उठ गया है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि जब कोविड में आपने देखा था कि प्रशासन और सरकार के द्वारा पूरी व्यवस्था नहीं दी गई और जितने लोग ऑक्सीजन की कमी से मर गए, दवाओं की कमी से मर गए, उनका पहला स्टेटमेंट था कि सरकार ने हमारी सुरक्षा नहीं की, सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो उनसे अगर आप पूछोगे तो पहला प्रश्न चिन्ह उठाएंगे कि सरकार और देश पे हमारा भरोसा नहीं रह गया। देश पे भले ना कहें लेकिन सरकार पे जरूर कहेंगे, प्रशासन पे जरूर कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो कहेंगे कि भाई हम ऑक्सीजन मिल सकती थी हमें, लेकिन सरकार और प्रशासन ने हमें कोई सहयोग नहीं दिया, हॉस्पिटल ने हमें सहयोग नहीं दिया। तो ये जो विश्वास की कमी है ये कहीं ना कहीं उनके अपने हितों की बात वजह से होती है कि उनके हित जब प्रभावित हो रहे होते हैं तो वो ऐसे प्रश्न चिन्ह उठा देते हैं। विदेश नीति को देखो, अब जैसे यूक्रेन के कुछ लोगों का विश्वास है कि यूरोपीय संघ और नाटो में शामिल होना चाहिए यूक्रेन का, जिससे यूक्रेन को एक सुरक्षा मिल सके। लेकिन कुछ लोग रूस के साथ जुड़ाव रखते हैं। अब जब यूक्रेन ने अपने कुछ दस्तक दिए थे, कुछ हिंट दी थी कि हम नाटो में शामिल होने वाले हैं, तो रसिया को ये अच्छा नहीं लगा और रसिया ने क्या किया, फिर यूक्रेन के 4 पार्ट को अपने कब्जे में कर लिया। दोनेत्स्क था उसमें, एक तो लुहानस्क था, दोनेत्स्क था, तो इन सभी को रसिया ने अटैक करके अपने हिस्से में मिला लिया। हालांकि यूक्रेन और रसिया वार फिर देखने को हमें मिला। तो ये सभी कारण हैं जिसकी वजह से विदेश नीति भी प्रभावित करती है अलगाववाद को। और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता जो कि वैचारिक और वित्तीय समर्थन देते हैं। अब जैसे बोडोलैंड जो कि इतना पिछड़ा क्षेत्र है फिर भी उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियार है, अच्छी मात्रा में धनराशि है, कहां से आ रही है? भारत सरकार तो नहीं दे रही है।
तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें फंडिंग मिल रही है जिसकी जांच नहीं हो पा रही। फिर चाहे वो पैसा बांग्लादेश से जा रहा हो, चाहे म्यांमार से जा रहा हो, चाहे चाइना से जा रहा हो, कहीं ना कहीं से वो पैसा उन लोगों के पास पहुंच रहा है। खालिस्तानियों के पास कितना पैसा है भाई? पंजाब के अधिकतर लोग तो कनाडा में रहते हैं, तो खालिस्तानी में ऐसा कौन सा रोजगार कर रहे हैं? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है कनाडा से उनके पास पैसे आ रहे हो, या हो सकता है चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से उन्हें समर्थन मिल रहा हो, कुछ भी हो सकता है। मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये मैं कोई थ्योरी नहीं सेट कर रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि कहां से उनके पास पैसे आ रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको फंडिंग भी दी जा रही है। कश्मीर में होने वाली आतंकवादी घटनाएं न केवल पाकिस्तान के द्वारा की जाती बल्कि कश्मीर के आंतरिक लोगों द्वारा भी की जा रही है, क्योंकि उनको बाहर से फंडिंग मिल रही है। फिर चाहे वो बाहर से चाइना फंडिंग कर रहा हो, या पाकिस्तान फंडिंग कर रहा हो, या दुबई में बैठे भाई लोग फंडिंग कर रहे हो, लेकिन भारत को आंतरिक स्तर पे अखंडित करने के लिए, चुनौती देने के लिए लगातार इस तरह के काम किए जाते हैं। और इन्हीं सब चीजों के वजह से हमें एक नया दृष्टिकोण अपनाना चाहिए कि ताकि उनकी क्षेत्रीय आकांक्षाओं के प्रति हम भारत का नया दृष्टिकोण देखें, अलगाववादी आंदोलनों को रोकें। जैसे लोकतांत्रिक तरीके से सबसे पहले उनसे बात करो और मीजो समझौते पर हस्ताक्षर कराइए। वहीं सत्ता में भागीदारी, उनकी सत्ता में भागीदारी दो। लोकसभा में सीट जरा काउंट करो, सबसे अधिक कहाँ की सीट है? यूपी की 81 सीट, और जरा नागालैंड की 1 सीट, मिजोरम की 1, त्रिपुरा की 1, सिक्किम की 1। तो क्या एक एक सीट देने से उनकी शासन में भागीदारी बढ़ जाएगी? माना कि जनसंख्या का कारण बन सकता है कि भाई 10 लाख पे हम एक सांसद की चयन करते हैं, तो कम से कम जो ऐसे छोटे छोटे राज्य हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, जो संवेदनशील पार्ट है, सरकार को संशोधन करके उनको संख्या कम कर दीजिए। उनके लिए एक अलग से नियम बना दीजिए कि भाई यहाँ पे 3 लाख पे एक सांसद को लिया जाएगा, तो कम से कम 3 सांसद के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, दिल्ली में आएंगे, दिल्ली के अन्य लोगों से मिलेंगे, भारत के अन्य सांसदों से मिलेंगे, तो अपनी समस्या को बेहतर तरीके से रख पाएंगे। भाई 7 सिस्टर्स है उस साइड में, नॉर्थ ईस्ट में, आसाम को छोड़ दिया जाए क्योंकि आसाम के पास ज्यादा सीटें हैं, बाकी सबके पास अगर 1 सीट है, और हर जगह अगर 3-3 सीट हो जाए तो 7 या 21 हो गया, और 7 इसके पास है, असम के पास। तो कुल मिला के लगभग एक ऑन एन एवरेज 28 से 29 सांसद पहुंचेंगे लोकसभा में, तो कहीं ना कहीं उनकी आवाज सुनी जाएगी। और अभी क्या है, अभी मुश्किल से जो है कि केवल 14 सांसद होते हैं। तो ये भी एक परिवर्तन करने का तरीका हो सकता है, सत्ता में भागीदारी देने का तरीका हो सकता है। वहीं पिछड़े वर्गों के विकास पर ध्यान दिया जाए तो जैसे आकांक्षी जिला कार्यक्रम वहां पे चलाया जा रहा है, संविधान का लचीलापन, यानी राज्यों और क्षेत्रों की विशेष स्थिति के चलते शासन संबंधी स्वायत्ता प्रदान करने हेतु, जैसे कि 6 शेड्यूल में, अनुसूची में एडीसी जो है कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का भी जो है प्रशासन बढ़ाया जा रहा है, और बल का भी प्रयोग किया जा सकता है जरूरत पड़ने पे। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम समूह के खिलाफ बल का प्रयोग भी किया जा रहा है। हालांकि इसमें एक पॉइंट मैं अपने से ऐड करना चाहूंगा कि नागरिक समाज का भी इसमें सहयोग होना चाहिए, तब अलगाववाद को दूर किया जा सकता है। जैसे अब आप अगर किसी बड़े शहरों में रह रहे होंगे, दिल्ली में, मुंबई में, या लखनऊ में, या कहीं पर भी, तो आप देखोगे कि सबसे पहले हमारी थ्योरी, आप में से अपने से खुद आप जज कर सकते हो, आप 90% तो नहीं लेकिन 70% to 80% लोग जैसे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को देखते हैं तो पहला हमारा मुंह से टर्म्स निकलता है कि लोग तो चाइनीज हैं। क्या टर्म्स निकला? चाइनीज, जबकि वो हमारे भारत के हैं। अब मैं अगर आपको कहूं कि आप पाकिस्तानी हो ब्रो, आप मुस्लिम हो, आप पाकिस्तानी हो, आप हिंदू हो, आप भी पाकिस्तानी हो, आप, तो आपको कैसा लगेगा? आपको पहला ही ठेस लगेगा यार कि तुमने हमारी राष्ट्रीयता पे ही प्रश्न चिन्ह उठा दिया, हम तो भारतीय, हम पाकिस्तानी नहीं है। तो फिर हम नॉर्थ ईस्ट वालों के साथ ऐसा द्वयम दर्जे का व्यवहार क्यों करते हैं? ये मैं आंखों देखी घटना बता रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट या बहुत सारे लोग जो नहीं जान पाते हैं कि हमारा नॉर्थ ईस्ट भारत का ही हिस्सा है, वहाँ की जो प्रजाति है वो मंगोलाइड प्रजाति, जो मंगोलों की तरह होती थी, चिप, जो उनके माथे थे बड़े बड़े, आंखें छोटी छोटी, खाने वाला मुंह छोटा सा, और फेस पे कोई बाल नहीं, दाढ़ी नहीं, इस तरीके की चीजें। तो ऐसे लोगों के लिए आप जो है कि क्या करते हो, चाइनीज बोल देते हो, तो उनकी राष्ट्रीयता का भी तो आप ठेस पहुंचा रहे हो। पहला समाज, तो नागरिक समाज को ये टर्म सुधारनी चाहिए। दूसरा, मैक्सिमम जो है कि लोग उन्हें सेक्स टॉयज के रूप में समझते हैं कि भाई ये तो सेक्स टॉयज है, इनके साथ आप इस तरीके का मिसबिहेव करेंगे तो ये इस तरीके की चीजें हैं। तो आप उनकी अस्मिता और गरिमा की पहचान के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तो पहला, नागरिक समाज को भी अपने व्यवहार में परिवर्तन करना चाहिए और उनके साथ मानवीयता और देशवासी के रूप में व्यवहार करेंगे तो वो भी अपनी समस्याओं को आपके साथ साझा करेंगे और आपके साथ मुख्य धारा में जुड़ सकेंगे। तो यह भी एक मैं पॉइंट यहाँ पर रखना चाहता हूँ। अगर इस पॉइंट से सहमत है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। तो ये था हमारा पहला टॉपिक। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। तो अब हमारा अगला टॉपिक है यहाँ पर। तो ये टॉपिक मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम समझते हैं भारत का आतंकवाद
रोधी दृष्टिकोण। इट मीन्स कि इंडियाज एंटी टेररिज्म अप्रोच क्या है भाई? केंद्रीय गृह मंत्री ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा आयोजित आतंकवाद रोधी सम्मेलन को संबोधित किया। तो केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी है। इन्होंने इस सम्मेलन को आयोजित किया यानी संबोधित किया और केंद्रीय गृह मंत्री ने आतंकवाद से निपटने के लिए कुछ उपाय सुझाए हैं। जैसे पहला तो उन्होंने कहा कि कानूनी फ्रेमवर्क पे हमें काम करना चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। दूसरा रासुका मतलब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, इसका हम प्रयोग कर सकते हैं आतंकवाद से निपटने के लिए। दूसरा कहा कि कानून को लागू करने के लिए कुछ समर्पित एजेंसियां हैं, उनका प्रयोग करिए, जैसे एनआईए जो कि भारत में आतंकवाद रोधी प्रवर्तन संगठन के रूप में प्रमुख एजेंसी है। रॉ की बात करें, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, फिर आईबी हो गया, राज्य पुलिस सेवाएं हो गई, इस तरीके की अन्य एजेंसियां सहयोग हमें प्रदान करती हैं। और आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकना, आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकना, एफएटीएफ मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम करती है, और एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑफ मनी हो गया, लॉन्ड्रिंग यूरेशियन ग्रुप हो गया, इन सभी का हम प्रयोग कर सकते हैं। वहीं हिंसक उग्रवाद की रोकथाम करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय हिंसक उग्रवाद से निपटने वाला एक प्रमुख मंत्रालय है, तो इससे जो है कि शक्तियों का प्रयोग करते रहो। लोगों को विश्वास को जीतना, जैसे ऐसे क्षेत्रों में जहां पर अलगाववाद या आतंकवाद जैसी गतिविधियां ज्यादा हो रही हैं, जैसे कश्मीर हो गया आपका, या आपके नॉर्थ ईस्ट के पॉइंट हो गए, और इधर आपका उत्तराखंड में तो खैर आतंकवादी गतिविधि बहुत कम होती है, राजस्थान देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए। तो यहाँ पर लोगों का विश्वास जीतने के लिए आपको सिविक एक्शन प्रोग्राम चलाना चाहिए, यानी चिकित्सा शिविरों का आयोजन करो, स्वच्छता अभियान, खेलों का आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, निःशुल्क परामर्श, इस तरीके के काम को करना चाहिए। वहीं उड़ान योजना, इस योजना का उद्देश्य है कौशल विकास के जरिए जम्मू कश्मीर में युवाओं की क्षमता का निर्माण करना। तो ऐसे और भी हम प्रोजेक्ट चला सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहयोग, तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय सहयोग भी हमें प्राप्त रहना चाहिए। जैसे कहा जा रहा है कि कुछ भारत की ने कई क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी मंचों पर प्रभावी भूमिका निभाई है, और इन मंच के जरिए आतंकवाद रोधी बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा भी दिया, यानी आतंकवाद को रोकने के लिए। अब जैसे एक संस्था आती है, आपको पता होना चाहिए, रैट्स, ठीक है, जो क्या करती है, ये भी एक तरीके से एससीओ की ही ब्रांच है। ये भी किसकी ब्रांच है? एससीओ की, क्योंकि एससीओ जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें भारत और पाकिस्तान को 2017 में पूरी सदस्यता दी गई थी। बाकी अलग से जो है कि चाइना है, रसिया है, और ये आपके कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ये सभी देश मिलकर एससीओ का संचालन करते हैं, मीटिंग्स होल्ड करते हैं। तो इनकी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक आतंकवाद के विरोध में संस्था भी है, रैट्स जिसे हम लोग कहते हैं, तो इसका भी प्रयोग किया जा सकता है। और अब यहाँ पर बात आती है कि आतंकवाद के प्रति मौजूदा दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता क्यों हो रही है? तो भाई बिल्कुल होगी। संगठन से प्रत्यक्ष तौर पर जुड़े बिना भी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कि अब आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए नहीं है, लिट्टे से नहीं जुड़े हुए। लिट्टे हालांकि श्रीलंका का है, इंडियन मुजाहिदीन से नहीं जुड़े हुए हैं, या फिर आप और भी जानोगे लश्कर ए तायबा, ये सब तो डायरेक्टली कहते हैं कि भाई हम आतंकवादी संगठन है। लेकिन बहुत सारी भारत में गतिविधियां ऐसी हो रही हैं, आतंकवादी कृत्य ऐसे हो रहे हैं जो डायरेक्टली इन संगठनों से नहीं जुड़ रही हैं, यानी ब्रेन वॉश कर सकते हैं, स्लीपर सेल जिसे हम कहते हैं, वो काम कर रहे हैं। तो इस तरीके की गतिविधियां जब बदल रही हैं, तो हमें अपना दृष्टिकोण भी बदलना चाहिए आतंकवाद से निपटने के लिए। वहीं हथियारों की बदलती प्रकृति, पहले की जो आतंकवादी घटनाएं होती थी, आज से 20 साल पहले अगर आप देखोगे तो AK-47 का जमाना चलता था, और 2-4 बंदूकें देख लो, और वरना फिर टैंक वगैरह चलते थे। लेकिन आज न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार हो चुके हैं, एटॉमिक बॉम्ब तैयार हो चुके हैं, ह्यूमन बॉम्ब तैयार हो चुके हैं, वायरस बॉम्ब तैयार हो चुके हैं, कोरोना उसका एक एग्जाम्पल रहा है। और इस तरीके के बहुत सारे बॉम्ब ऐसे तैयार हो चुके हैं, जिसकी वजह से साइबर अटैक वगैरह, रेडियो एक्टिव बॉम्ब, बहुत सारे चैलेंजेस बढ़ चुके हैं हथियारों की बदलती प्रकृति। तो हमें भी उस तरीके से अपडेट होना पड़ेगा। प्रौद्योगिकी का उपयोग हो रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत, आतंकवाद हेतु जो धन जुटाने के नए नए तरीके आने लगे हैं अब, जैसे क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म या वेबसाइट का प्रयोग किया जा रहा है। अब क्राउड फंडिंग क्या होता है? एक ऑनलाइन लोन लेने का एक पद्धति होती है, जिसमें एक देने वाला होता है और एक लेने वाला होता है लोन को, लेकिन उसके बीच में जो डेटा साझा किया जाता है वो केवल आपस में ही दो लोगों को पता होता है, किसी तीसरी संस्था को नहीं। आज अगर मैं लोन लेने जाता हूं बैंक से, तो बैंक के पास पूरी जानकारी होती है कि भाई इस व्यक्ति ने 50 लाख का लोन लिया है, और अगले जो है कि 2 साल के अंदर इसे रिटर्न करना है। तो उसको पता तो है ना एटलीस्ट कि इस व्यक्ति ने मुझसे 50 लाख रुपए लिए। गवर्नमेंट को डिटेल दे सकता है, पूछ सकता है कि भाई शरद यादव ने पैसे लिए 50 लाख रुपए, और क्या यूज किया वो आप इससे पूछ लो।
तो मुझे बताना पड़ेगा ना कहाँ कहाँ खर्च किए। लेकिन ऑनलाइन क्राउड फंडिंग में क्या होता है, ना बैंक को पता चलता है ना सरकार को पता चल रहा होता है, वो आपस में डील कर लेते हैं। बस जो प्लेटफॉर्म होता है वो अपना पैसा लेता है, चार्ज लेता है। क्यों? क्योंकि वो दो लोगों को आपस में लोन देने और लेने के लिए मिलवा देता है एक जगह। जैसे एज लाइक जीवनसाथी.com, शादी.com, यहाँ पे भी क्या होता है, ये प्लेटफॉर्म्स दो लोगों को आपस में मिला देते हैं जिसको शादी करनी होता है आपस में, और वो अपना एक फीस चार्ज करते हैं 200, 250, 300 रुपए का पर ईयर। तो इसी तरीके से क्राउड फंडिंग। तो जब ये नए पैटर्न आ रहे हैं पैसे इकट्ठे करने के लिए, तो हमें भी तो उसी तरीके से जूझना पड़ेगा, उसी तरीके से निपटना पड़ेगा। वहीं वैश्विक स्तर पे आतंकवाद की सर्वसम्मत परिभाषा का अभाव। अब जैसे कश्मीर में जो आतंकवाद होता है तो भारत कहता है कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है, लेकिन वही जब आतंकवाद गठबंधन या आतंकवादी संगठन जब चाइना में आतंकवाद करते हैं तो चाइना क्या करता है, उसे कहता है ये भारत प्रायोजित आतंकवाद है। वही आतंकवादी गठबंधन जब अमेरिका में आतंकवाद फैलाते हैं तो अमेरिका कहता है कि रसिया और चाइना प्रायोजित आतंकवाद है, जबकि करने वाले एक ही दो लोग हैं। तो हर देश के अनुसार परिभाषा अलग है, क्योंकि हर देश अपने संबंधों को विच्छेद नहीं कर सकते। चाइना को भी पता है कि पाकिस्तान ही आतंकवादी गतिविधि कर रहा है, लेकिन वो पाकिस्तान से संबंध अपने खराब नहीं कर सकता, इसलिए वो उसका सारा दारोमदार क्या करता है, भारत के ऊपर डाल देता है। क्या करता है? भारत के ऊपर डाल देता है। तो ये परिभाषाएं भी जब एक जैसी नहीं है, सर्वसम्मत नहीं है, किसको हम आतंकवाद कहेंगे, किसको हम अलगाववाद कहेंगे, किसको हम स्लीपर सेल कहेंगे, जब इस पे ही डिफरेंशिएट होगा तो प्रॉब्लम आएगी आएगी। वहीं अन्य संगठित अपराधों के साथ इनकी सांठगांठ हो रही है। संगठित अपराध में जैसे मैंने आपको ऊपर ही बता दिया पहले लेक्चर में कि नकली वस्तुओं का उत्पादन, व्यापार, वनस्पति जीवों के संबंधित अवैध अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी यानी ड्रग्स वगैरह जो होते हैं, और इनके बीच गठजोड़ भारत के लिए नई चिंता पैदा कर रहा है। और अलग अलग एजेंसियों के बीच सहयोग का भी अभाव है। आप देखोगे केंद्र के स्तर पे, राज्य के स्तर पे भारत में ही बहुत सारे जो क्या कहेंगे एजेंसी हैं उनके बीच सहयोग नहीं है। सीबीआई का सहयोग ईडी के साथ नहीं है, रॉ के साथ नहीं है, रॉ का आईबी के साथ नहीं है, आईबी का एनआईए के साथ नहीं है, स्टेट पुलिस के साथ नहीं है। तो ये जो कोऑर्डिनेशन की कमी है, इसकी वजह से भी यहाँ पर आतंकवादी गठबंधन बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, एक लेटेस्ट डाटा याद रख लेना कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत 13वें स्थान पर है। उन देशों के समूह में शामिल है जहां आतंकवादी गतिविधियों से भारत बुरी तरह से प्रभावित है। तो 13 नंबर की पोजीशन इसको मिली है। अब यहाँ पर आगे की राह में सम्मेलन में कुछ अलग अलग पैटर्न दिए गए। एनआईए के तहत सभी राज्यों के लिए आतंकवाद रोधी एक मॉडल संरचना तैयार की जानी चाहिए, और एटीए को, यानी जो एटीए है एंटी जो टेररिज्म मॉडल है, तो इसको आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में डेटाबेस, बहुआयामी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जहां पे निम्नलिखित डेटा वर्टिकल्स तैयार किए जाने चाहिए। वहीं राज्य की सभी एटीए में एक समान हायरार्की और मानक संचालन की प्रक्रिया भी होनी चाहिए। और यहां पर अगर हम बात करें आगे कि एनआईए आतंकवाद रोधी दस्ते और स्पेशल टास्क फोर्स को आतंकवाद के बदलते स्वरूप को ध्यान में रखते हुए लीक से हटकर सोचना चाहिए कि एनआईए को, टास्क फोर्स को, इन सबको कैसे काम करना चाहिए, क्योंकि जैसे आतंकवाद का पैटर्न बदल रहा है वैसे हमें भी अपनी सोच और अपनी टेक्नोलॉजी को बदलना पड़ेगा। वैश्विक स्तर से लेकर जमीनी स्तर तक हमें सहयोग प्राप्त होना चाहिए। अलग अलग जो है कि राज्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब जैसे भारत और कनाडा के बीच में जब अभी ट्रेड वॉर हो रहा था, मतलब ट्रेड वॉर तो नहीं, कोल्ड वॉर कह सकता हूं मैं, कि केवल वार्तालाप में ही जो है कि संबंध खराब हो गए, तो हम उम्मीद कर रहे थे कि अमेरिका इस युद्ध में आए और अमेरिका भारत का समर्थन करे, परंतु ऐसा नहीं किया गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। क्यों? क्योंकि भाई कौन चाहेगा कि किसी दूसरे गली के लड़कों से लड़ाई करने के चक्कर में अपने पड़ोसी का बुराई कर दो। तो कनाडा क्या था, अमेरिका का पड़ोसी था, और ऐसी स्थिति में भारत क्या हो गया, दूसरी गली का या दूसरे मोहल्ले का व्यक्ति हो गया। तो अमेरिका ने कहा कि मेरे पड़ोसी से झगड़ा हो रहा है तो कम से कम मैं अपने पड़ोसी के समर्थन में ना भी बोलूं तो उसके विपक्ष में भी ना बोलूं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें पड़ोसी से ही काम होगा। हम इसी के यहाँ जाएंगे, यहीं से हमें व्यापार करना, हम इसी के जो है कि ट्रेड को, बंदरगाह को यूज करेंगे। तो अमेरिका का न आना, इसके पीछे एक ये भी कारण था कि कनाडा के समर्थन या उसके विपक्ष में न बोलना। अगर समर्थन में बोलता तो भाई भारत से उसके व्यापार खत्म हो जाते, भारत से संबंध विच्छेद होते, काफी समस्या थी। और उसने कनाडा के विपक्ष में नहीं बोला क्योंकि भाई उसका पड़ोसी था, भारत तो दूसरे मोहल्ले का देश था। ये भी एक कारण होता है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग कौन कौन कर रहा है, ये बहुत बड़ा मैटर होता है। एक साझा प्रशिक्षण मॉड्यूल को भी तैयार किया जाए, जहां पे राज्य और केंद्र सरकार की जो संस्था है वो आपस में एक ट्रेनिंग करें, साझा तरीके से प्रोग्राम को शेयर करें, ताकि आतंकवाद जैसी गतिविधियों को रोक सकें। और अन्य संगठित अपराधों के साथ आतंकवादियों के जुड़ाव पर ध्यान देना, जिसके लिए ऑपरेशन ध्वस्त के मामले में एनआईए ने पंजाब और हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर
आतंकवादी गैंगस्टर ड्रग्स हथियार तस्करी को तोड़ने का काम किया। पड़ोसी देशों के साथ सहयोग होना चाहिए। अब नेपाल और भूटान अगर हमें ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे द्वारा किसी भी प्रकार से भारत के अंदर माओवादी विचारधारा, आतंकवादी गतिविधियों का प्रचार प्रसार नहीं किया जा रहा है, तो भारत कम से कम अपने पड़ोसी देशों से तो संतुष्ट रहेगा। तो वो खाली निपटना किससे? चाइना और पाकिस्तान से। अब पता चले चाइना पाकिस्तान पहले से सरदर्दी है, इसमें श्रीलंका भी इंटरफेयर कर रहा है, लिट्टे के माध्यम से तमिलनाडु में श्रीलंकियन को, तमिलियन को मार रहे हैं। उधर बांग्लादेश जो है कि पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में परेशान कर रहा है। भूटान, नेपाल भी भारत को परेशान कर रहा है। उधर म्यांमार जो है कि त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो भारत कितनी चुनौतियों पे लड़ेगा? तो भारत चाहता है कम से कम नेबरहुड फर्स्ट, यानी पड़ोसी हमारा पहले होना चाहिए, फिर हम उसके बाद दुनिया से बात करेंगे। तो पहले हम पड़ोसी से संबंध अच्छा रखेंगे। नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी यही कहती है। तो इसका पालन किया जा रहा है भाई, नेबरहुड फर्स्ट नीति, ताकि पड़ोसी देशों के साथ संबंध अच्छा रहे। हालांकि इसमें दो पड़ोसी बहुत हरामखोर है, जिसमें पाकिस्तान और चाइना। कितना भी इनके साथ व्यवहार अच्छा कर लो, ये वही बात है कि नहीं मानते हैं। फिर डिजिटल इकोसिस्टम की सुरक्षा को मजबूत करना और हमारे लोकतंत्र के भीतर को भी मजबूत किया जाए, कि लोकतंत्र को आंतरिक रूप से भी सुदृढ़ किया जाए, ताकि लोगों में एक विश्वास पैदा रहे और लोग अलगाववाद जैसी समस्याओं को जन्म न दें, आतंकवाद जैसी गतिविधियों में शामिल ना हो, भारत के मुख्य धारा से जुड़कर भारत के सहयोग और भारत को विकास की ओर आगे ले चलें। तो ये सारी चीजें थी। लेकिन यहाँ पर आपने एनआईए के बारे में पढ़ा, तो एनआईए के बारे में जरा डिटेल से जान लेते हैं। ये संस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका गठन 2008 में किया गया था, जब 26/11 यानी 26 नवंबर को मुंबई आतंकवादी हमले के बाद इसको बनाया गया था, राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत। और राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद का मुकाबला करने, राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी अन्य जांच के बेहतर मानक स्थापित करता है ये, और गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सीबीआई को क्या होता है कि जब भी राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना होता है या कोई जांच करनी होती है, तो राज्य सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है सीबीआई को। लेकिन एनआईए को कुछ भी परमिशन नहीं लेनी होती है। राज्य की अनुमति के बिना ही वो राज्य में आतंकवाद संबंधी अपराधों से निपटने का अधिकार प्राप्त है। अगर उसे लगता है कि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के राज्यों में आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, तो राज्य सरकार से परमिशन नहीं लेगी, वो सीधे घुसेगी राज्य सरकार के अंदर और उन सभी आतंकवादी संगठनों को मार के खत्म कर देगी, और राज्य सरकार इस पे प्रश्न भी नहीं उठा सकते। ठीक है। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी में 2019 में फिर एक संशोधन किया गया, और ये भी शक्ति दे दी गई एनआईए को कि अगर भारत से बाहर भी कोई अनुसूचित अपराधों की जांच करने की शक्ति है, कि अगर कोई ऐसा अपराध है जो भारत के बाहर भी किया जा रहा है भारत के खिलाफ, तो उसकी भी वो जांच कर सकती है। और अब हम बात करेंगे कि आतंकवाद रोधी प्रयासों में एनआईए की भूमिका, यानी कैसे आतंकवाद को निपटा रहा है एनआईए। तो इसमें मेन पॉइंट आएगा कि राज्यों के साथ सहयोग कर रहा है, ये सबसे बड़ी चीज। ठीक है। सभी राज्यों और अन्य जांच एजेंसियों को सहायता प्रदान करता है। प्रभावी और त्वरित सुनवाई को सुनिश्चित किया जा रहा है। वहीं डेटा कलेक्शन पर भी इस पर फोकस किया जा रहा है, जैसे मादक पदार्थ, हवाला, हथियारों की तस्करी, बम विस्फोट, टेरर फंडिंग, आतंकवाद, ये कहाँ कहाँ हो रहा है, इनके बारे में नॉलेज कलेक्ट की जा रही है। पेशेवर तरीके से गहन जांच की जा रही है, और सतर्क और पारिस्थितिजन्य उपाय भी बताए जा रहे हैं। फिर इसी से संबंधित फिक्की ने भी हिडन स्ट्रीम, अवैध बाजार, जिसे हम लोग वित्तीय प्रवाह, संगठित अपराध, आतंकवाद के बीच संबंध से एक रिपोर्ट जारी की, और इसने कहा कि 122 अलग अलग देशों में अवैध गतिविधियां से जुड़े पहलुओं की यहाँ पर जांच की गई है। ठीक है। और इससे संगठित अपराध करने वाले और अवैध तार्किक, जो मतलब आर्थिक गतिविधियों के बीच गठजोड़ हो रहा है, तो इसको उजागर किया। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है, जाली करेंसी। अब जाली करेंसी में आप एक फर्जी वेब सीरीज है, ठीक है, मैंने हालांकि पहले भी बता रखा है, फर्जी वेब सीरीज जिसमें मेनन जी हैं और आपके शाहिद कपूर जी हैं। तो देखेंगे आपकी नेपाल में कैसे फर्जी करेंसी का हथियार चल रहा होता है, तो इसको देख सकते हो। हथियार, नशीली दवाओं, आतंकवाद, ये सभी गतिविधियां जो कि कहीं ना कहीं अब आतंकवाद से जुड़ रही हैं और आतंकवाद को मजबूत कर रही हैं, तो ये भी एक चुनौती बढ़ रही है। तो इस पर भी एक रिपोर्ट देखी गई। वहीं इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि भारत से संबंधित, इन्होंने कहा कि ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में भारत में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी कुल राशि 159 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। अब सोचो, भारत में इन सब गतिविधियों से जुड़े हुए 159 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान हो रहा है। अगर हम इसको रोक पाते तो कहीं ना कहीं, तो इसके बाद हम देखते हैं
और कहा गया कि वैश्विक संगठित अपराध सूचकांक जो 2021 था उसमें 122 देशों में औसत बेंचमार्क था कि 5.2। अगर इससे ऊपर जा रहा हो तो इट मीन्स कि आप अपराध की श्रेणी में ज्यादा सीरियस हो, लेकिन भारत का स्कोर था 4.3, तो हम कह सकते हैं कि संगठित अपराध करने वालों के कम प्रसार को दर्शाता है। मतलब भारत में संगठित अपराध हो जरूर रहा है लेकिन कम स्तर पे हो रहा है, तो हम इसे भारत सरकार की उपलब्धि कह सकते हैं कि भारत सरकार ने इस तरीके से इसे रोक रखा है, या यूं कहें कि अभी यहाँ पर इतना एक्टिव नहीं है ये मोड। दोनों बातें हो सकती हैं। और भारत में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के प्रसार के चलते नकली वस्तुओं के उत्पादन और व्यापार को लगातार बढ़ावा मिल रहा है। 2021 में ही बताया गया कि देश के अलग अलग भागों में हिंसा के चलते 1.17 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान भी हुआ। तो आप देख सकते हो कि संगठित अपराध और आतंकवाद की गतिविधि से भारत की जीडीपी पे क्या असर पड़ता है, भारत के अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या असर पड़ रहा है, भारत की आर्थिक विकास पे और पर कैपिटा इनकम, इन सभी पे कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तो इस सिफारिश में कहा गया कि इन खतरों से निपटने के लिए, समाप्त करने के लिए 6C को अपनाना चाहिए, जिसमें ये 1 2 3 4 5 6, तो ये आप पढ़ सकते हो। हालांकि कुछ खास नहीं था इसलिए मैंने इसको खास फोकस नहीं किया, बस ये जो आंकड़े हैं ये 2-3 पॉइंट ये आपको पता रहने चाहिए अपने मेंस की आंसर राइटिंग में डालने के लिए, अगर आपसे सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हो गया आपका दोस्तों लॉन्ग टॉपिक, और अब हम करेंगे संक्षिप्त सुर्खियों से रिलेटेड जो 2 टॉपिक है। पहला है भारतीय वायुसेना का नया ध्वज प्रतीक आया है, जो कि इससे पहले पिछले ही साल हमने पढ़ा था कि जल सेना ने भी अपना एक नया झंडा दिया था। और यहाँ पे भारतीय वायुसेना, जिसको हम इंडियन एयरफोर्स कहेंगे, 91वीं वर्षगांठ के अवसर पे नए ध्वज का अनावरण किया, जिसमें ऊपरी दाएं कोने पर वायुसेना का क्रेस्ट शामिल है। क्रेस्ट का मतलब ये होता है, ये स्ट्रक्चर जो होता है दोस्तों ये आपका क्रेस्ट कहलाता है। कौन सा? ये वाला पार्ट। अब जरा समझते हैं इसको कि राष्ट्रीय प्रतीक अशोक सिंह जो है कि मतलब अशोक जो है कि इस पे उत्कीर्ण है। आप यहाँ पे देखोगे, मैं जरा मार्कर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको हाईलाइट कर सकूं। ये ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये आपको अशोक चिन्ह यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। और इसमें देवनागरी में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, तो बिल्कुल लिखा हुआ है। इस वाले पॉइंट पे देखिए ये सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर ये जो पक्षी है ना, पहली चीज ना तो ये कौवा है ना चील है, ये बाज है। और बाज भी कौन सा? हिमालयी बाज। अब आपसे पूछा भी जा सकता है ऐसा प्रश्न आरओ के एग्जाम में, हालांकि आरओ तो इस पे ध्यान नहीं देता है, लेकिन यूपीएससी स्टेटमेंट वाइज बना देगा कि अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपने ध्वज का प्रतीक चेंज किया है। इसमें किस पक्षी को जो है कि लगाया गया, या बाज को भी लगाया गया, तो वो कौन सा बाज है? हिमालयी बाज है, जो भारतीय वायुसेना के युद्ध कौशल को दर्शाता है। और इसका आदर्श वाक्य आप अगर देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है नभ स्पृशम दीप्तम, जिसका अर्थ होता है गौरव के साथ आकाश को छुओ। और ये कहाँ से लिया गया? तो भगवत गीता से लिया गया है। ऑप्शन देगा महाभारत से है, भगवत गीता से है, पुराण से है, ऋग्वेद से है, तो ये गीता से लिया गया 11वें अध्याय के श्लोक 24 से, कि गौरव के साथ आकाश को छुओ, मतलब कि एक सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ अपनी आकाश में पहचान बनाते रहो। और दूसरा यहाँ पर एक टॉपिक है सोनोबाइज। क्या है भाई सोनोबाइज? जैसे सोनोग्राफी होती है ना साउंड को सुनने के लिए, सेम उसी से है। तो भारतीय नौसेना ने MQ-9B सी गॉर्जियन ड्रोन को सोनोबाइज से लैस करने की योजना बनाई है। इस ड्रोन को, यह एक छोटा सा उपकरण है जो पानी के अंदर ध्वनि का पता लगाने के लिए प्रयोग किया था। तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि सोनोबाइज किससे समझना है? ध्वनि से समझते हैं। ये ध्वनि का पहचान करता है, और इसमें जो हाइड्रोफोन लगे होते हैं जो पानी के अंदर ध्वनियों का पता लगाते हैं, और स्पेशली पनडुब्बी के द्वारा उत्पन्न की जाने वाली ध्वनि। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पनडुब्बी की जो ध्वनि होती है उसको रिकॉग्नाइज करती है। अब जैसे मान लीजिए कि भारतीय जो बाउंड्री है हमारी वाटर बाउंड्रीज, और उसमें अगर कोई पाकिस्तानी पनडुब्बी आ जाए या किसी दूसरे देश की, तो कैसे पता चलेगा हमें? तो उस ध्वनि से हम जो है कि पता कर सकते हैं। किससे पता करेंगे? ध्वनि से पता करेंगे, इस सोनोवॉइस की मदद से, कि हाँ हमारे आसपास किसी शत्रु देश की जो है कि कोई पनडुब्बी आ रही है, उसे रोकने का प्रयास किया जाएगा। तो स्पेशली दुश्मनों की जो पनडुब्बी संभावित जो खतरे हैं उनका पता लगाने में मदद मिलेगी। और ये हमारा रहा अब लास्ट टॉपिक है सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास, जो कि वार्षिक स्तर पर द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास होता है। तो भारतीय नौसैनिक और रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर की नौसेना, इट मीन्स कि बस सिंपल से आपको याद रखना है कि इंडिया और सिंगापुर, तो इनके बीच में ये जो है कि अभ्यास होता है सिम्बेक्स। सिम्बेक्स को आप ऐसे भी तोड़ सकते हो, अगर आप देखोगे सिम्बेक्स, ठीक है, ये रहा। अब यहां से देखो, आप अगर इसे देखोगे तो यहां से आप एस से बना दोगे सिंगापुर, और आई से बना दोगे यहाँ पे इंडिया, और ई एक्स हो जाएगा एक्सरसाइज, और एम से हो जाएगा मिलिट्री, ठीक है। तो ये इस तरीके से कि सिंगापुर इंडियन की जो मिलिट्री बेस है
उसका एक्सरसाइज था ये। तो इस तरीके से आप इसको तोड़ भी सकते हो। तो ये तो था दोस्तों हमारा आज का लास्ट टॉपिक, और अब इसी तरीके से रेगुलर क्लास मिलेगी, परेशान मत होइए, सारी क्लासेस कंप्लीट कराऊंगा मैं, और क्वालिटी कंटेंट में या एक्सप्लेनेशन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, पूरा डिटेल से जितना भी आपको बेहतर तरीके से समझा सकूंगा वो सारी चीज आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, पहली बार चैनल पे हो और पढ़ने में अच्छा लगा हो तो बस इसी को फॉलो कर सकते हो आप विजन आईएएस के लिए ग्लैंस एकेडमी को, किसी और चैनल पर जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।